अच्छा, हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे चोक कॉइल, तो इसका मतलब हुआ इंडक्टर। चोक कॉइल का मतलब क्या हुआ? इंडक्टर। क्या काम होता है इससे? इसमें जब करंट की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो भाई क्या लिखना पड़ेगा? Z। Z के जगह पे अगर बात करेंगे तो रूट अंडर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस कॉइल है तो XL, बोले तो ओमेगा L का स्क्वायर। तो इस टर्म को ध्यान से देखेंगे कि अगर इस कॉइल के जगह हम लोग सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यूज कर ले तो इस करंट के जगह क्या आ जाएगा? V/R प्लस R हो जाएगा। ये R तो इसके जैसा है, यहाँ पर हमने कॉइल यूज करे, इसमें हमने रेजिस्टेंस यूज करे, तो दोनों से क्या हुआ? अगर हमने ये टर्म को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस टर्म को बढ़ाने के दो तरीके हुए, या तो रेजिस्टेंस यूज कर लेना या फिर कॉइल यूज कर लेना। कॉइल यूज करेंगे तब भी ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस यूज करेंगे तब भी ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो दोनों सिचुएशंस में करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग रेजिस्टेंस और कॉइल। बट जब हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास होता है, जो ये करंट यहाँ से निकला वो करंट इसके थ्रू पास होने के बाद इधर से भी पास होगा। तो अगर इस कॉइल के जगह रेजिस्टेंस रहेगा तो रेजिस्टेंस ये वाला जो यहाँ हमने यूज करे उसका यूज सिर्फ और सिर्फ इस बात में हुआ कि वो करंट की वैल्यू को कम करने में यूज हो गया, लेकिन अपने थ्रू पास होने वाला करंट की वजह से यहाँ पर हीट जनरेट करेगा। तो हीट जनरेट करेगा मतलब पावर का लॉस कराएगा। तो जो हमने इनपुट दिए थे उस इनपुट पावर का, इनपुट एनर्जी का कुछ सेक्शन हमारे काम में आया और कुछ सेक्शन लॉस हो गया। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस की जगह हमने इंडक्टर यूज करेंगे तो क्या होगा? करंट की वैल्यू तो कंट्रोल हो गई, कम हो गई। जैसे जैसे इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी वैसे वैसे ये टर्म बड़ा होगा और करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन इंडक्टर जो होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई पावर लॉस नहीं होता, वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, इनफैक्ट वो एनर्जी स्टोर करके रखता है, बट कंजम्पशन नहीं करता है। तो इसमें पावर का लॉस नहीं होगा, मतलब जो हमने इनपुट पावर यूज करे वो सब के सब कहाँ यूज हुआ? हमारे आउटपुट में यूज हो गया। तो यहाँ पावर कंजम्पशन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेहतर कौन हुआ? इंडक्टर यूज करना या रेजिस्टेंस यूज करना? इंडक्टर यूज करना। उसी को कहते हैं चोक कॉइल। मतलब चोक कॉइल का कुल मिलाकर के काम क्या है? चोक कॉइल का काम है एसी सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करना। क्यों यूज करते हैं हम लोग? करंट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करने के लिए हम लोग चोक कॉइल का यूज करते हैं। चोक कॉइल का मतलब हुआ सिंपली इंडक्टर। ऐसा करने से क्या फायदा मिलता है? इसके जगह हम रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं तो करंट कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो उसमें पावर कंजम्पशन हमारा जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब हमारी एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएगी।
तो एनर्जी लॉस ना हो लेकिन करंट कंट्रोल हो जाए, तो इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस की जगह क्या यूज करते हैं, चोक कॉइल। मतलब ठीक वैसे सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई, वैसा ही मतलब इंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, हमारा करंट भी कंट्रोल हो गया और एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो बिना एनर्जी लॉस कराए एसी सर्किट में कंट्रोल करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं कॉइल, और उसी को कहते हैं हम लोग क्या, चोक कॉइल। चोक कॉइल आइडियल कंडीशन में कैसा होना चाहिए, जो ओमेगा एल है मतलब कॉइल का है एक्सएल, तो कॉइल किसी न किसी वायर से बनता है। तो आइडियल कंडीशन ये हुआ कि थ्योरेटिकली उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि चोक कॉइल बेहतर वही होगा जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी या जीरो होगी। मतलब जितना कम रेजिस्टेंस, वायर है तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आ ही जाएगा ना, लेकिन जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना कम पावर का कंजम्पशन होगा, उतना कम पावर का लॉस होगा। तो अच्छा चोक कॉइल कहने के लिए उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा। एल बड़ा होगा तो ये टर्म बड़ा होगा तो करंट ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होगा। मतलब अच्छा चोक कॉइल वो होंगे जिसकी इंडक्टेंस हाई होगी और रेजिस्टेंस कम होगी। बात समझ में आ गया सभी को। चोक कॉइल तो लिखेंगे, चोक कॉइल करें, इट इज सिंपली एन इंडक्टर, it is simply an inductor used in series with the circuit used in series with the circuit to control the amount of current, by increasing impedance, to control the amount of current by increasing impedance without power consumption, without power loss। ऐसा पावर लॉस लिखिएगा, विदाउट पावर लॉस लिख लिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फॉर आइडियल चोक कॉइल its resistance should be 0 and inductance should be high. Resistance should be 0 and inductance should be high. नीचे ये सर्किट बना देंगे आप। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसमें पावर कंजम्पशन जो होगा वो मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाए, उसी को कहते हैं हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर आई स्क्वायर आर। तो ये तब होंगे जब आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ये हो गया मैक्सिमम पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन रेजिस्टेंस के थ्रू होता है कि कैपेसिटर के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये हुआ मैक्सिमम पावर आई मैक्स का स्क्वायर इंटू आर। आई मैक्स बोले तो आई नॉट, मतलब आई मैक्स बोले तो जो वोल्टेज अप्लाई किए वो बाय रेजिस्टेंस, यही है ना मैक्सिमम वैल्यू। आरएलसी सीरीज सर्किट में देखिए तो ध्यान से, जब Z की वैल्यू मिनिमम होती है, Z मिनिमम तब होती है जब I मैक्स की मतलब मैक्सिमम करंट हो जाता है, और Z मिनिमम की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। ये कब होता है, जब रेजोनेंस कंडीशन हो, एट रेजोनेंस Z की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी R और XL इक्वल टू हो जाएगा X, बराबर है ना। तो उसी वक्त करंट मैक्सिमम होगा और उसी वक्त जो पावर कंजम्पशन होगा उसे कहते हैं मैक्सिमम पावर कंजम्पशन। अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहता है कि वो फ्रीक्वेंसी जिस वक्त पावर जो है वो मैक्सिमम पावर का क्या हो जाए, हाफ हो जाए। मतलब एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो जो पावर होगा वो P मैक्स का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर।
तो हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर, तो आई मैक्स की बात करेंगे, मैक्सिमम पावर हो जाएगा आई मैक्स का स्क्वायर इंटू आर बाय 2 बराबर। तो पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर। तो बताएंगे ये दोनों अगर इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई मैक्सिमम बाय √2। मतलब एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, आई मैक्स बाय √2। ठीक है, आई का मतलब नॉर्मल उस वक्त का करंट, तो आई इज इक्वल टू आई मैक्स बाय √2। अब आई बोले तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो ये तो आई तो वो कंडीशन है जिस वक्त ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस वक्त पावर का जो मैक्सिमम वैल्यू उसका आधा पावर कंजम्पशन हो। अब पावर की मैक्सिमम वैल्यू होती है रेजोनेंस कंडीशन में, लेकिन पावर जो है वो रेजोनेंस कंडीशन की तो बात है नहीं, तो ये जो आई है वो रेजोनेंस कंडीशन की बात नहीं है। तो यहाँ आई के जगह पे क्या यूज होगा, V बाय जेड इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ आई मैक्स बोले तो V बाय आर। ये हो गया आई मैक्स और ये हो गया आई। पहले आप लोग बताओ कि ये बात समझा क्या, आई को मैंने V बाय जेड लिखा लेकिन आई मैक्स को मैंने V बाय आर लिखा, बराबर है ना। क्योंकि ये जो आई है वो किसी ऐसे फ्रीक्वेंसी पे है जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ही एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बाकी फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल एक्ससी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। तो उस वक्त जो जेड की इफेक्टिव वैल्यू होगी वो आर नहीं होगी, कुछ ना कुछ और होगा, बराबर। तो उसे लिख दिया मैंने V बाय जेड इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ V बाय आर। तब यहाँ से देखिए V और V कैंसिल हो गया, तो इससे ये समझ में आया कि Z इक्वल टू क्या हो गया, √2 R। तो ये भी एक कंडीशन हुआ, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू आई मैक्स बाय √2 होगा, Z की वैल्यू √2 R होगा। Z को अगर करेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ R। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दे तो ये R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू R²। R² उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये XL माइनस XC की वैल्यू भी R होना चाहिए, बराबर। इस पूरे की वैल्यू √2 R कब होगी, जब ये भी R² हो जाए, तो R² प्लस R² √2 R², बराबर। तो R² प्लस R², 2R², उसमें लगा हुआ रूट, तो 2 के बदले में √2 और R² तो रूट के बाहर आ गया तो R हो गया, यही हो जाएगा, बराबर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो जो कंडीशंस आएगा वो आएगा XL माइनस XC इक्वल टू R, मतलब ये भी तीसरा कंडीशन हुआ। तो एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या क्या ध्यान रखना है, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस वक्त पावर जो है वो मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाता है, पावर जो है वो मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाता है। उस वक्त करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट का √2 टाइम्स हो जाए, 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। उस वक्त जो इम्पीडेंस है वो √2 टाइम्स ऑफ R हो जाता है। उस वक्त XL माइनस XC की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, R के बराबर हो जाती है। ठीक है, इतनी बातें हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में ध्यान रखना। XL बोले तो ω_L, XC बोले तो 1/ωc, तो ω_L माइनस 1/ωc इक्वल टू R। तो ये ओमेगा के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा, तो ओमेगा के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा तो फिर वो सॉल्व भी होंगे। तो जब सॉल्व होता है तो जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, देखो ध्यान से कैसा बनता है। करंट का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, करंट वर्सेस ओमेगा या फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना देता हूँ, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो वो ग्राफ तो कैसा है, ऐसा होता है, ये तो आपको मालूम है। ये मैक्सिमम करंट है, कब मैक्सिमम करंट है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये मैक्सिमम करंट है, बराबर है। वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी, V/R। ठीक है, तो दो बार ऐसे सिचुएशंस होंगे जिस वक्त करंट की वैल्यू I max बाय √2 होगा। जब करंट की वैल्यू I max बाय √2 होगा उस वक्त की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो करंट की वैल्यू 2 बार I max बाय √2 होगा। ये वैल्यू मान लीजिए I max बाय √2 है, I max बोले तो V/√2R है।
तो ये तो इस ग्राफ के हिसाब से दो सिचुएशंस में होंगे, मतलब दो ऐसे फ्रीक्वेंसी होंगे। अगर मैं इसे F1 कह दूं और इसे F2 कह दूं, तो दो ऐसे फ्रीक्वेंसी होंगे जिस वक्त करंट की वैल्यू Imax/√2 होगा। मतलब दो ऐसे फ्रीक्वेंसी होंगे जिसे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसे भी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं और इसे भी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ये हो गया हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये भी हो गया हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात आपको समझ में आया? ये दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप है इसे कहते हैं बैंडविड्थ। ये जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो गैप है, इसे क्या कहेंगे? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हमेशा ही फ्रीक्वेंसी के बीच का रेंज है एक प्रकार से। मतलब इसे F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 जो भी आपको कहना हो, मैग्नीट्यूड में दोनों के बीच का जो रेंज होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बैंडविड्थ। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में क्या क्या ध्यान रखना? पहली चीज तो डेफिनेशंस क्या है? ऐसे फ्रीक्वेंसी जिस वक्त पावर कंजम्पशन मैक्सिमम पावर कंजम्पशन के हाफ हो, तो वो सिचुएशन को कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और ऐसा फ्रीक्वेंसी दो होते हैं कि एक होते हैं? दो होते हैं। और जिस वक्त ये होता है उस वक्त मैक्सिमम करंट, उस वक्त जो करंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? Imax/√2 के बराबर। उस वक्त जो करंट होती है वो Imax/√2 के बराबर होता है। और जिस वक्त Imax/√2 के बराबर करंट होता है उस वक्त जो इम्पीडेंस होता है वो √2 टाइम्स ऑफ R के बराबर होता है। उस वक्त XL माइनस XC की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? R के बराबर होती है। ठीक है, दोनों फ्रीक्वेंसी, दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप है उसे क्या कहेंगे हम लोग? बैंडविड्थ। तो ये जो फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप है होगा हाफ ऑफ बैंडविड्थ, क्योंकि ग्राफ तो दोनों तरफ सिमेट्रिक होने वाला है। तो जितना ये रेंज होने वाला है उतना ही ये रेंज होने वाला है। तो ये वाला गैप हाफ ऑफ बैंडविड्थ, ये वाला गैप भी हाफ ऑफ बैंडविड्थ होने वाला है। क्लियर? ये जो बैंडविड्थ होता है, अच्छा इसके बारे में बात में याद करते, पहले लिखते हैं। द फ्रीक्वेंसी एट विच पावर consumption is half of its maximum value is called half power frequency. 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 Half power frequency. नीचे लिखेंगे at half power frequency. At half power frequency. At half power frequency। पहले जो इंपॉर्टेंट बात जो याद रखना है वो आप लिख डालिए। क्या क्या लिखिए? At half power frequency I equal to Imax/√2, Z equal to √2R, XL माइनस XC इक्वल टू R। ये तीन टर्म लिखना है और ये ग्राफ बनाना है। पहले वो तीन टर्म लिखना है और ग्राफ बनाने। ये तीनों बात लिखनी है और ये ग्राफ बनानी है। सबसे पहले ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके नीचे आप सपोर्ट में ये सब बातें लिखेंगे। जो दो उसके सॉल्यूशन आएंगे उस दोनों सॉल्यूशन में से एक होगा F1, दूसरा होगा F2। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है जिसे कि हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं, इसकी वैल्यू आ जाती है R/2πL। R/2πL। अब इसी में ये 2π अगर आकर के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2π F1 माइनस 2π क्या हो जाएगा? F2। तो 2π F1 माइनस 2π F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/L। तो वो हो गया ω1 माइनस ω2। मतलब अगर आपको ग्राफ में ओमेगा के टर्म, ये फ्रीक्वेंसी की जगह ओमेगा रहेगा, तो ω1 माइनस ω2 जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? R/। तो ग्राफ में कभी कभी ये फ्रीक्वेंसी वाला बना के देता है और कभी कभी ओमेगा वाला बना के देता है। तो ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी वाला में R/2πL और ओमेगा वाले में R/L।
लिख लिए। दूसरा लिखेंगे बैंडविड्थ नहीं, पहले लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ तो हो ही गया ना, क्वालिटी फैक्टर। जो क्वालिटी फैक्टर होता है ये होता है कि एसी सर्किट में पर साइकिल कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ और कितना एनर्जी लॉस हुआ, उसी की जो रेशियो है उसे कहते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर। तो जितना ज़्यादा शार्पनेस होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा होगा, मतलब क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस। तो जब शार्पनेस ज़्यादा होंगे इसका मतलब स्टोर एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और लॉस एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है। तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी फैक्टर जब होगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर सर्किट कहलाएंगे। तो लिखेंगे इस बात को क्वालिटी फैक्टर के बारे में, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल टू एनर्जी लॉस पर साइकिल। क्वालिटी फैक्टर हो गया 2 पाई टाइम्स ऑफ पर साइकिल, मतलब 2 पाई टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल बाय एनर्जी लॉस पर साइकिल। इसका फॉर्मूला या तो XL बाय R यूज करते हैं या फिर XC बाय R यूज करते हैं। जब इंडक्टर रहेगा तो XL बाय R, जब कैपेसिटर रहेगा तो XC बाय R। तो अगर XL बाय R यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा L बाय R। ओमेगा बोले तो 2 पाई F, 2 पाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी L बाय R। इसे थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे तो आप देखिए ध्यान से, 2 पाई L नीचे लेके चले जाते हैं तो ये हो गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऊपर में, नीचे में R बाय 2 पाई L, और ये जो R बाय 2 पाई L है उसे क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। तो इसीलिए इसकी जो एक और फॉर्मूला हो जाएगी फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब, इसको हटाओ ना, ये सब लिख चुके ना। फ्रीक्वेंसी बोले तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय F1 माइनस F2। अब इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा ओमेगा नॉट, F0 कह देता हूँ इसे, ओमेगा नॉट बाय ओमेगा माइनस ओमेगा 2। ये दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आप ये सब बातें लिख डालें। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं अपन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने निकाले थे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 बाय 2 पाई रूट LC निकाले थे ना। तो अगर इसके जगह पे लिख देंगे 1 बाय 2 पाई रूट LC तो क्या होने वाला है, देखिए ये ऊपर में 2 पाई L बाय R इंटू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जगह 1 बाय 2 पाई रूट LC। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ L है, अगर इसको रूट के अंदर L को लेके चला जाऊँ तो 1 बाय R रूट अंडर, ये ऊपर वाला L तो L स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में LC, तो एक L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L बाय C। तो इसका एक और फॉर्मूला आ सकता है 1 बाय R रूट अंडर L बाय C। तो ये सब हो गया क्वालिटी फैक्टर। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर के बारे में लिख देंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शार्पनेस। उसी को मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल है, नीचे में भी एनर्जी लॉस पर साइकिल है, तो ऊपर भी एनर्जी नीचे भी एनर्जी। इसका मतलब ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है।
तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस से एक चीज़ और समझ में आ गया, ये भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो नीचे में क्या है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो ये वाला टर्म की भी यूनिट क्या होगी, ओम। मतलब L/C का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम का स्क्वायर। ठीक है। यूज्ड फॉर मेजरमेंट इन AC सर्किट। मतलब हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट इन AC सर्किट। ये जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है वो AC भी मेजर कर सकता है, DC भी मेजर कर सकता है। मतलब अगर हॉट वायर को आप DC में लगा देंगे तो भी वो मेजर कर लेगा, AC में लगाएंगे तो भी मेजर कर लेगा। पर DC वाले डिवाइस AC में काम, AC वाले डिवाइस दोनों जगह काम करते हैं। तो उस बात को भी लिख डालेंगे उसी में। कैन मेजर DC करंट ऑल्सो, कैन मेजर DC करंट ऑल्सो। बट DC डिवाइस कैन नॉट मेजर AC करंट। DC डिवाइस कैन नॉट मेजर AC करंट। क्यों नहीं करते, क्योंकि एवरेज वैल्यू AC का फुल साइकिल में 0 होता है, इसलिए DC डिवाइस 0 रीड करता है। तो वो भी लिख देना कि कितना रीड करता है, DC डिवाइस रीड 0 इन AC सर्किट। DC डिवाइस रीड 0 इन AC सर्किट। अच्छा, एक चीज और, बैटरी और कैपेसिटर ये सबको चार्ज करने के लिए AC करंट यूज नहीं होते, DC करंट यूज होते। तो एक पॉइंट ये भी लिख देंगे, AC करंट कैन नॉट यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ सेल, और AC करंट कैन नॉट यूज्ड फॉर चार्जिंग ऑफ सेल और चार्जिंग ऑफ सेल और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ सेल और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यहीं पर दो चीज वैसे हम लोग मॉडर्न में पढ़ेंगे जाकर के। हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। आई एवरेज की वैल्यू फुल वेव में होता है 2I0/π, तो ये होता है I0/π। IRMS I0/√2, और यहाँ जो IRMS होता है, ये डेटा ध्यान रखना, I0/2 होता है। ये काम की चीज़ है, कभी कभी फंसा देगा आपको। फुल वेव में तो आप नहीं फंसेंगे, वही होता है जो आपको नॉर्मली याद रहता है, पर हाफ वेव में आप फंस जाएंगे। लिख लेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। सी ऑसिलेशन, LC ऑसिलेशन। तो एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, दोनों में से किसी एक में एनर्जी को स्टोर कर दिए और दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए। तो जब कैपेसिटर में एनर्जी रहता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब वही एनर्जी इंडक्टर में चला जाता है तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ LI², और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV²। मतलब एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करते रहता है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मतलब मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1/2π√LC। तो जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 2π√LC। ये हो जाएगा टाइम पीरियड।
2 पाई रूट एल सी। अब इस प्रोसेस में जब आप इक्वेशंस लिखेंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो Q बाई सी, और उसके अक्रॉस जो होता है वो L डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। ये हुआ इक्वेशंस। इसे हम Q बाई सी प्लस L डी बाई डी टी, करंट को डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये जो टर्म है वो डबल डिफरेंशिएशन है, चार्ज का 2 बार डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएशन करे तो करंट आया, फिर करंट को डिफरेंशिएट करे तो ये टर्म आया डी आई बाई डी टी, बराबर। तो डबल डिफरेंशिएशन, तो इसे इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। L से मैं डिवाइड करता हूँ तो Q अपॉन एल सी प्लस डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी की वैल्यू 0। ये वेव का इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। ऐसा होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये है वेव का इक्वेशन। ये हुआ एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एसएचएम, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका इक्वेशन। तो इसका मतलब यहाँ जो टर्म है x, तो वही टर्म यहाँ रहना चाहिए x, तो यहाँ का जो टर्म है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ चार्ज है और यहाँ भी चार्ज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो टर्म है 1 अपॉन एल सी, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय रूट एल सी, और उसी से ये फ्रीक्वेंसी आया, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी निकालने की एक तरीका ये है, दूसरा जो पहले निकाल चुके थे हम लोग एक्सएल इक्वल टू एक्स करके, तब भी यही आया था। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गया 1 बाय एल सी, तो ओमेगा की वैल्यू 1 बाय रूट एल सी, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितनी 1 बाय 2 पाई रूट एल सी। ये चाहे उस पहले से निकालो या यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड इतना 2 पाई रूट एल सी। डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन जो आता है यहाँ चार्ज का, वो कॉस थीटा के टर्म में आता है। चार्ज का इक्वेशन जो आता है Q की मैक्सिमम वैल्यू Q नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। सॉल्व करने के बाद, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये सॉल्यूशन आते हैं। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट आ जाएगा, आई बोले तो डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर अपन इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा Q नॉट मैक्सिमम चार्ज इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और जो टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा वो यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो Q नॉट इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी विथ माइनस वैल्यू। अब ये माइनस को हटाने के लिए ओमेगा Q नॉट, इसको मैं कॉस में लिखने का प्रयास करता हूँ, तो कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री पाई बाई 2, तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है ना। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। इसका मतलब हुआ कि जो एलसी ऑसिलेशन हो रहा है उसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी को दे देना। जी जी सर, ठीक है। हाँ सर, तो लिखना चालू कर दिए थे। चार्ज और करंट जो है वो एक, जो चार्ज मतलब कैपेसिटर के ऊपर रहने वाला चार्ज, और करंट मतलब इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट, दोनों एक दूसरे के साथ कितने डिग्री फेज डिफरेंस पे है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री पे है। जिसमें से कौन लीड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, आई या क्यू? नहीं, ग्राफ बनाते देखिए, वो तो कॉन्सेप्ट था उसमें साइन थीटा में ना। अभी जो जब जितने भी इक्वेशंस करे थे वो साइन थीटा का था ना, ये कॉस थीटा का है ना। देखिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। चार्ज का पहले मैं ग्राफ बनाता हूं, तो चार्ज का ग्राफ Q इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब t की वैल्यू 0 होगी तो चार्ज मैक्सिमम होगा, तो चार्ज मैक्सिमम होगा तो यहां से शुरुआत होगा। ये चार्ज का इक्वेशन है, बराबर। ये 0 डिग्री यहां से लेकर के यहां तक उसका साइकिल कंप्लीट हुआ, तो यहां पर जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई, बराबर। इस जगह में एंगल कितना हो जाएगा पाई,
ये 90 डिग्री π/2, ये 270 डिग्री 3π/2। टाइम पीरियड के टर्म में अगर बात करेंगे तो ये टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम को t कहेंगे, ये टाइम उसका हाफ हो गया t/2, ये टाइम उसका भी हाफ हो गया t/4, और ये टाइम 3t/4 बराबर है। इसमें किसी को दिक्कत? ये 0 टाइम। टाइम के टर्म में बात करेंगे तो ऐसा, और एंगल के टर्म में बात करेंगे तो पाई के टर्म में लिखा मैंने। अब इसी में करंट का ग्राफ बनाते हैं। तो t = 0 पे, t = 0 पे ये टर्म 0 तो 90 हो जाएगा, cos 90 तो 0 मतलब वो यहाँ रहेगा। तो कौन ऊपर कौन नीचे? जी, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत होगा। जब वो मैक्सिमम था तो ये 0 है मिनिमम। अब उसके बाद जब चार्ज 0 हो जाएगा तो जो करंट हो जाएंगे वो मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम। माइनस साइन है ना यहाँ पर, देखो ध्यान से। 90 डिग्री पे रखो यहाँ पर, इस वाले इक्वेशंस में 90 डिग्री रखें तो 90 + 90 कितना हो जाएगा? 180 है। cos 180 -1 की +1। और इसमें अगर रखेंगे, इसमें अगर आपको रखना है तो sin 91, तो सामने में क्या लगा हुआ है? माइनस। तो जो वैल्यू होगी वो नीचे होगी कि ऊपर? नीचे होगी ना, इधर की तरफ। तो जो इस वक्त यहाँ आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। जब ये मैक्सिमम है तब ये वापस से क्या हो जाएगा? 0। फिर जब ये है तब यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा 0। मतलब जो उसका ग्राफ बनाएंगे वो इस प्रकार से। ये हुआ किसका ग्राफ? आई का, करंट का। क्या ये बात आपको समझा? अब आप देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा, जब देखिए चार्ज 0 है तब करंट मैक्सिमम, जब चार्ज 0 है तब करंट मैक्सिमम, और जिस वक्त चार्ज 0 होगा उस वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। हाफ CV² को आप ये भी यूज कर सकते हैं, Q²/2 से ये भी यूज कर सकते हैं ना। तो जिस वक्त चार्ज 0 हो जाएगा उस वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0। तो जिस वक्त चार्ज 0 हो रहा है, Q की वैल्यू 0 हो रही है, Q वाला ग्राफ को देखिए, जब Q की वैल्यू 0 हो रही है उस वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 है उस वक्त करंट मैक्सिमम हो रहा है, तो उस वक्त कौन सी एनर्जी हो रही है? मैग्नेटिक एनर्जी। तो वो कौन सा टाइम है जिस वक्त एनर्जी सिर्फ मैग्नेटिक फॉर्म में रहेगा? t/4 टाइम पे, और मैग्नेटिक फॉर्म में रहेगा 3t/4 टाइम पे। अगला वाला हो जाएगा 5t/4। तो एनर्जी सिर्फ मैग्नेटिक फॉर्म में रहेगा कौन कौन से टाइम पे? ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी यहाँ लिखता हूं मैं, एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में रहेगा फुल्ली एट टाइम t/4, 3t/4, 5t/4 एंड सो ऑन। एंगल के टर्म में बात करेंगे तो t/4 टर्म कौन से डिग्री पे? 90 डिग्री पे। 3t/4 कौन से डिग्री पे? 270 डिग्री पे। तो एंगल के टर्म में भी अगर आपको ऑप्शन देगा तो ध्यान रखना, 90 डिग्री, फिर उसका 3 टाइम्स 270 डिग्री, फिर उसका 5 टाइम्स 450 डिग्री। इस प्रकार से ये सब एंगल पे एनर्जी कौन से फॉर्म में रहने वाला है? मैग्नेटिक फॉर्म में रहने वाला है। ठीक है। अब कंप्लीट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तब होगा जब मैग्नेटिक फॉर्म 0 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फॉर्म 0 कब हो रही है? 0 टाइम पे। फिर मैग्नेटिक फॉर्म 0 कब हो रही है? t/2 टाइम पे। फिर मैग्नेटिक जो है वो 0 कब हो रही है? t टाइम पे। तो 0, t/2, t ये सब टाइम पे एनर्जी कौन से फॉर्म में रहेगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो एनर्जी फुल्ली इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। एट 0, t/2, t, 3t/2 सो ऑन। और एंगल के टर्म बात करेंगे तो 0 डिग्री, t/2 कहने का मतलब पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई सो ऑन। बराबर। ये सब एंगल पे एनर्जी कौन से फॉर्म में रहेगा? ठीक है। अब देखो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए,
कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी तब इक्वल होगा जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम हो जाए, और वो वैल्यू होती है 45 डिग्री पे। साइन थीटा और कॉस थीटा सेम होता है 45 135 बराबर है। तो 45 डिग्री बोले तो π/2 का आधा, इधर π/2 का आधा बोले तो t/4 का आधा, कितना टाइम t/8 बराबर। उसके बाद अगला वाला 3t/8 इधर आएगा, 3t/8 फिर 5t/8 एंड सो ऑन। तो ये बात भी पूछा जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ लिखूं, इधर ही लिखता। बोथ हैव इक्वल एनर्जी कब, एट t/8 3t/8 5t/8। एंगल के टर्म बात करेंगे तो 45 डिग्री 135 डिग्री, t/8 का मतलब 45, 3t/8 का मतलब 3 टाइम्स ऑफ 45 मतलब 135, फिर 5 टाइम्स ऑफ 45 225। वो सब टाइम पे, वो सब एंगल पे दोनों की एनर्जी इक्वल होगी। कौन सी एनर्जी दोनों बोले तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। क्या ये बात सबको समझ में आया? अब इसी को ऑप्शंस में t/4 3t/4 5t/4 ना दे करके टाइम पीरियड की जगह ये यूज कर लेगा, ठीक है। इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा बताओ, π/2√LC पे एनर्जी कौन से फॉर्म में रहेगा, मैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है। इसी में 2 से डिवाइड कर देंगे तो π√LC टाइम पे एनर्जी कौन से फॉर्म में रहेगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। दोनों में एनर्जी कब इक्वल रहेगा, तो डिवाइड बाय 8 t/8 बराबर। तो ऑप्शन जाएगा π/4√LC। ऐसा टाइप का ऑप्शन देगा तो बना पाएंगे ना आप, समझ पाए पूरी बातें। एक बार फिर अच्छे से देख लो और लिख लो सभी चीज़ों को।